नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। लेकिन राजनीति भी चरम पर है। तो अक्सर आपने बाजारों में सामानों पर एक के साथ में एक फ्री जैसे बोर्ड लगे देखे होंगे, जो कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए काफी असर का इस दौरान काम करते हैं। लेकिन कभी कभी हम खुद को इस दौरान ठगा हुआ भी महसूस करते हैं, और ऐसा ही हो रहा है अब राजनीति में भी। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। तो क्या इससे जनता का भला होगा, या फिर जिस तरीके से महंगाई को लेकर हर पार्टी पूरी तरीके से हाय हल्ला मचाती नजर आ रही है, तो क्या वो बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इस साल के आखिरी में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सियासी दल राज्यों के वोटरों को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे करेंगे। नेता चुनावी मंचों से और राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो से मुफ्त बिजली और राशन जैसी स्कीमों की पेशकश वोटरों को आकर्षित करने के लिए करेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति की जाँच करने के लिए बीटी रिसर्च ब्यूरो ने इकोनॉमी की साइट प्रति व्यक्ति आय, राज्य ऋण, टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों जैसे प्रमुख मापदंडों की एक सूची तैयार की है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ग्रास स्टेट डेमोस्टिक प्रोडक्ट का क्या खासा असर पड़ता है। 14.13 करोड़ रुपए की जीएसडीपी, तेलंगाना का 13.27 लाख रुपए करोड़, मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 13.23 लाख करोड़ रुपए। तो वहीं स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों आदि के निर्माण में खर्च होने वाली राशि को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, जिसका कितना असर पड़ता है। वर्ष 2023 में 45,685 करोड़ रुपए के कैंपेक्स। मध्य प्रदेश के कुल खर्च की अगर बात की जाए तो 18.4%, छत्तीसगढ़ 15,241 करोड़ रुपए, तेलंगाना का कैंपेस 29,728 करोड़ रुपए, राजस्थान का कैंपेस 24,152 करोड़। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो जीएसडीपी की तुलना में राज्य के वेल्थ का बेहतर संकेत देती है। तेलंगाना 3.17 लाख रुपए के साथ सबसे अमीर राज्य है। राजस्थान 1.65 लाख रुपए, मध्य प्रदेश 1.41 लाख रुपए, जबकि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख रुपए। अब इन राज्यों के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 1,95,189 करोड़ रुपए के साथ में मध्य प्रदेश टॉप पर है। तेलंगाना 1,93,029 करोड़ रुपए, राजस्थान 1,83,920 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ में 89,073 करोड़ रुपए। जीएसडीपी के अनुपात में कर्ज की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पर जीएसडीपी के अनुपात में 17.9% कर्ज, तेलंगाना में 24.7% का कर्ज, मध्य प्रदेश में 26.3% का कर्ज, राजस्थान पर जीएसडीपी के अनुपात में 38% कर्ज है। तो वहीं अगर बात करें राजकोषीय घाटे की, तो कितना घाटा होता है चुनाव के दौरान राज्यों को? छत्तीसगढ़ का सबसे कम राजकोषीय घाटा 14,600 करोड़, तेलंगाना का राजकोषीय घाटा 52,167 करोड़, मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़, राजस्थान का राजकोषीय घाटा 58,212 करोड़,
जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं और मुफ्त के वादे किए जाते हैं, उससे राज्य पर कितना असर पड़ता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कैसे फ्रीबीज की शुरुआत हुई और आरबीआई का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो कर्जा है, देखिए फ्रीबीज की अलग अलग परिभाषा है। लाभार्थी की बात करें तो सही है, टैक्स पेयर को गलत मानते हैं। और इसी के साथ में जो याचिका, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसको लेकर भी गलत साबित किया गया है। ये जो है, ये आरबीआई की तरफ से जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई है, उसको लेकर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यानी कि फ्रीबीज की अलग अलग परिभाषा, कौन क्या समझता है। और आरबीआई की भाषा में फ्रीबीज की जो परिभाषा है, देखिए जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ये जायज है। लेकिन अगर बात की जाए लीगल तरीके से, यानी कि गैर योग्यता वाली चीजें, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, यानी कि जो स्कूटी देना, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब जो है आरबीआई की तरफ से ये अलग अलग आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो कौन सी होती हैं, और गैर योग्यता वाली जो चीजें हैं, जो जन लुभावने जो वादे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरबीआई की भाषा में किस तरीके से फ्रीबीज जो है उसको परिभाषित किया गया है। भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो चीजें हैं ये पूरे तरीके से सही हैं। और साथ ही बता दें कि मद्रास से 1954 यानी कि 1963 तक ये जो मुफ्त चीजें देने की जो शुरुआत थी वो हुई थी। 1967 में सीएम अन्नादुरई ने 4.5 किलो जो अनाज था वो देने का वादा किया था, यानी कि तमिलनाडु से। अब अगर बात की जाए धीरे धीरे इसकी, तो अब ये धीरे धीरे होते होते अब ये नई दिल्ली पहुंचा, जहां पर देखा है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए उसके बाद से किस तरीके से चीजें बदली हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, यानी कि मुफ्त की जो रेबड़ी की अगर हम बात करें तो मुफ्त की रेबड़ी को लेकर अब हर पार्टी जो है वो शुरू हो चुकी थी। यानी कि मद्रास से शुरुआत हुई इसकी और धीरे धीरे अब ये दिल्ली तक पहुंचा है। और अब इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय पर कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अगर मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो इस दौरान उसमें मुफ्त की चीजें ना हो। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जहां पर उनके चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त की चीजों का जिक्र होता है। तो जिस तरीके से मुफ्त की रेबड़ी की बात हर एक पार्टी करती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रमोद कुमार। आपका स्वागत है AMB नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत प्रमोद जी आप ही के साथ में करूंगी। अब जिस तरीके से आरबीआई के भी अगर बात सामने आई है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं संवैधानिक हिसाब से अगर देखा जाए कि जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं जनता को दी जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक की अगर बात करें तो मुफ्त की रेबड़ी के नाम पर हर पार्टी निकलकर सामने आ रही है। हर एक किसी को चुनावी वादे पूरे करने हैं, पूरे तो खैर क्या ही करेंगे, लेकिन छड़ी पूरी लगानी है। देखिए मैडम, आज दुर्भाग्य से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके दिमाग में एक बात आ गई है कि यहाँ जो है काम और डेवलपमेंट भले मत करो, लेकिन बिना मेहनत का जो काम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो करो। ये बहुत इजी प्रोसेस है। बिल्कुल इसी का नतीजा है ये फ्रीबी। लोक लुभावनी जो है वादे कर करके किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो साम दाम दंड भेद हो। इस तरह का जो प्रक्रिया है मैं समझता हूं केवल पार्टी का नुकसान नहीं करता है, जनता का नुकसान नहीं करता है, ये देश का नुकसान होता है पूरा का। आप देखिए ये हमारे यहाँ उदाहरण है, हमारे आसपास के जितने भी कंट्री हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये फ्रीबी के चक्कर में वो बर्बाद हो गया। पिछली बार देखे होंगे कि श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर में घुस गया जनता ने। शुरू में आप फ्री में बांट दिए, फिर बाद में वो पैसा आखिर लाएंगे कहां से? तो वो कहावत एक था ना कि एक इलेक्शन मांगने के लिए गया एक भेड़ के पास और कहा कि जी आप मेरे को वोट दे दो और सबको कंबल फ्री देंगे। आखिर कंबल वो लाएगा कहां? भेड़ के ही तो बाल से लाएगा। अब ये जनते के पैसे के तो बांट रहे हैं ना, और जनते को दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ सारे पार्टियां ये समझ रखी है कि यहाँ तो जनता को बेवकूफ बनाओ, कमजोर बनाओ। ये गरीबी हटा नहीं रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। और आज देखिए, आज फ्रीबी के नाम पे क्या हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली जो राजधानी है,
वहां पे पार्कों में लोग ताश खेलते हुए मिलते हैं, जुआ खेलते मिलते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमको आज खाने की चिंता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का हमको गैस मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रमोद जी जिस तरीके से फ्री की बिजली दी जा रही है, फ्री का पानी दिया जा रहा है, जो लोगों की जरूरत है उन तक ठीक है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है क्योंकि बिल आपको देना नहीं है। एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूं कि आज जो है जो मिसयूज हुआ है हर चीज का, यूज नहीं किए हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए, जनता के और विकास के लिए है, लेकिन ये कायदे से देखा जाए बिहाइंड द कर्टेन ये जनता का गला काट रहे हैं। और खास करके जो फ्री वीज जितने भी हैं तमिलनाडु से स्टार्ट किए थे, आज देखिए उनका क्या हाल हो गया है। ये दिल्ली में जो कर रहे हैं उनकी क्या हाल हो रहा है। आखिरकार केवल ये अपना पॉकेट भर रहे हैं। आज फ्री बी के नाम पे जितने भी डेवलपमेंट दे रहे हैं उसमें स्कैम कर रहे हैं। आप सोचिए, दारू कुछ दिन में जो है घर में बांटेंगे, स्कूटी बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, फ्री में ये दे रहे हैं। अरे भैया कुछ ही मानो। देखिए ये इसमें भारत का संविधान में मैडम इसमें दिया हुआ है, बहुत क्लियर है, लेकिन उसमें वेलफेयर का वर्ड आया था। आज वेलफेयर का मिसयूज करके फ्री वे में ले आए हैं। वेलफेयर जो है आर्टिकल 38 जो भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 38 में साफ तौर पे कहता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वेलफेयर ऑफ द पीपुल का, वो अलग है। जैसे पहले आप देखते होंगे शिक्षा के लिए दिया जाता है कि समानता का अधिकार जो दिया हुआ है संविधान में कि सबको समान एक तरह से बनाइए। तो समान क्या है, शिक्षा के लिए है। कोई बीमार है उसको ऐसा नहीं है कि बीमारी की वजह से कोई मर जाए, तो उसके लिए आप फ्री का जो है वो दे सकते हैं। जो गरीब है उनको उसी तरह का फैसिलिटी दीजिए इसमें। और जो बेसिक है भोजन का था, आवास का था कि आप बिना घर का नहीं रह सकता है, बिना जो है भोजन का कोई नहीं रह सकता है। तो ये जो बेसिक इम्यूनिटी था, जो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ, आज इसका पॉलिटिकल पार्टी लोग 4 कदम आगे बढ़ करके इसको मिसयूज कर करके ये लोग। प्रमोद जी वापस लौटूंगी, आकाश जी मेरे साथ में जुड़े हैं, जरा आर्थिक स्थिति को लेकर भी जान लेते हैं। आकाश जी, जिस तरीके से सभी राज्यों की बात करें, जहां जहां चुनाव होते हैं, चुनावी वादे होने शुरू हो जाते हैं, किसी को स्कूटी दी जाती है, कोई अपने स्कूटी को लेकर करने लगता है, कोई है कि लैपटॉप देना शुरू कर देता है, लेकिन कर्जे की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा राज्य है जिस पर कर्जा नहीं है? कहां से उतरेगा ये कर्जा? अर्थव्यवस्था की बात करें, आर्थिक स्थिति कहां पहुंच रही है इस समय पर? देखिए, बिल्कुल स्टेट का वेलफेयर, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेलफेयर कितना इंपॉर्टेंट है और उनको इस तरह की फ्री बीज कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैं मानता हूं कि स्टेट की ड्यूटी है अपने लोगों का, अपनी पॉपुलेशन का भला करे। भला करने के 2 तरीके हैं। अब आपको एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से बताता हूं। एक तरीका तो यह है कि स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे पैदा किए जाएं कि हर गांव में रहने वाले, चाहे हमारे अनपढ़ भाई बहन हो, उनके लिए 20,000 22,000 रुपए महीना का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए, इफ अ कपल इज अर्निंग 44,000 रुपीज इन अ रिमोट विलेज इन एनी स्टेट, so with that 44,000 rupees they can buy whatever they want। वो अपने लिए भोजन, अपने लिए और फैसिलिटीज, अपने लिए मोबाइल फोन, सब कुछ ले सकते हैं। तो स्टेट की ड्यूटी मेरे हिसाब से ये है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए इस तरह की प्रोवाइड की जाए, इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो कमाएं और अपनी कमाई से जो जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो दें। बजाय इसके कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये ना करे कि हाँ आप घर बैठिए, आपको घर बैठे बैठे ये मिलेगा। ये तो जो है, देखिए वो पैसा कहाँ से आया है? पैसा जनता का टैक्स ही आया है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स मिलता है? वैट डीजल और पेट्रोल पे है। जनता के कंज्यूम करते हैं, हर व्यक्ति कंज्यूम करता है। जो व्यक्ति के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेम्पो नहीं है वो भी वैट कंज्यूम करता है, क्योंकि सब्जी तो वो भी खाता है ना। जो सब्जी खाता है उसके अंदर वैट की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड होके आती है। तो एक तरीके से हर व्यक्ति इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टैक्स दे रहा है। तो उस टैक्स के पैसे को आप उसी को वापस कर दें। और जनता, कई भाई बहन हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लग रहा है कि सरकार उन्हें दे रही। सरकार क्या, कई बार तो हमारे जो अनपढ़ भाई बहन है उनको ये एहसास होता है, ये एहसास पाया जाता है कि ये पर्टिकुलर नेताजी वो दे रहे हैं। इस तरह का जो है इमेज बनाई जाती है, ये पर्टिकुलर नेताजी की तरफ से दिया जा रहा है ताकि वो पर्टिकुलर नेताजी की लॉयल्टी जो है उनकी तरफ बन सके। ये बात तो सही नहीं है ना। बिल्कुल। आज की तारीख में मेरे हिसाब से
स्टेट के लोगों का वेलफेयर कीजिए, जरूर कीजिए, उनका फाइनेंशियल जो है लेवल आप ऊपर कीजिए, उनकी इनकम बढ़ाइए, उनकी जब इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि तो बिल्कुल आकाश जी, जिस तरीके से आप मुफ्त में चाहे बेरोजगार भत्ता भी अगर आप दे रहे हैं, कोशिश कीजिए ना कि रोजगार दीजिए, क्योंकि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, उस और काम करिए ताकि कम से कम उन्हें रोजगार मिलेगा तो इनकम के सोर्सेज भी तो बढ़ेंगे आगे। वही मैं आ रहा हूं, देखिए उसी पे आ रहा हूं। आज देखिए हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में फास्टेस्ट है, 7.8% इज आज जीडीपी ग्रोथ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश को बहुत तरक्की दी है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड अमंग्स मेजर इकोनॉमीज। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग में कभी ज्यादा हुआ करता था, हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, मेजर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, वो 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। मैं ये सारे डेटा क्यों दे रहा हूं बाहर के देशों के, ये बताने के लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में है कि हमारे हर स्टेट में मेजर एफडीआई आ सकता है, यूएस यूरोप से, क्योंकि बाकी कंट्रीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं ऑफर कर रही हैं। तो आप वहां पे एफडीआई लाइए, प्लांट लगाइए, प्लांट लगेगा तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्लांट का ओनर है, वो खुद आपके गांव जाएगा कि भाई साहब मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, आप आइए यहाँ काम कीजिए। क्योंकि जब प्लांट लगेगा, जब उसमें मजदूर भाई नहीं होगा, जब उसमें सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे, जब उसमें ऑपरेट करने वाले नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट वाले नहीं होंगे, तो उनके बिना प्लांट चल ही नहीं सकता। तो बजाय लोगों को ऐसे देने की बजाय हालात ये कीजिए कि लोगों के घर में कंपनियों वाले जाएं, भाई साहब आइए, आपके बिना तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, आपके लिए 20,000 तनख्वाह जो है वो वेट कर रही है। तो उससे क्या है, लोगों की ग्रोथ होगी। दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन में हमने कई देखा है, यहाँ आगे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कि जी मिड डे मील दिया जा रहा है, ये सब चीजें दी जा रही है बच्चों को। यहाँ मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर लीडर्स को भी जहाँ नेशनल चैनल पे उनके साथ शो करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट पे सजेस्ट किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एजुकेशन का तरीका चेंज कीजिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम करवा रहे हैं, आप उसकी बजाय +2 लेवल पे 2 साल के हो, बेकरी का कोर्स, कुलिनरी का कोर्स, बिल्कुल ड्राइविंग का कोर्स, मैकेनिक का कोर्स, ऐसे कोर्स कर दें ताकि वो जब 12वीं पास करके 18 साल की उम्र में वो तो उसको 20,000 22,000 रुपए कमाना शुरू कर। बिल्कुल, कम से कम अपनी बेसिक चीजें जो हैं वो इंसान निकाल सकता है अगर आप उसे शुरुआत से ही ऐसी जगह पर डालेंगे तो। आकाश जी आवाज मिल पा रही है? आकाश जी के पास में फिर से वापस लौटूंगी। प्रमोद जी, जिस तरीके से अभी इसकी बात चल रही थी, अगर मैं संवैधानिक हिसाब से देखूं, संवैधानिक हिसाब से जिस तरीके से जितने भी चुनावी वादे होते हैं वो कितने सही होते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें ही तो संविधान में हैं, और जो अलग की चीजें हैं जो कि राजनीतिक पार्टी अपने पास से नहीं देंगी, वो टैक्स में ही जनता को करना पड़ेगा। एक तरफ आप महंगाई की मार करते हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ इस तरीके से कर्जा बढ़ रहा है हर राज्य पर, कैसे काम चलेगा? देखिए मैडम, आज सबसे ज्यादा बेवकूफ जनता को कोई बना रहा है तो वो है पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, कायदे से देखा जाए तो ये क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है, जो इंडियन पेनल कोड है, उसके हिसाब से इन पर फॉर्जरी का केस होना चाहिए, क्योंकि ये जो है झूठी वादा जो करते हैं लोगों को और वो जो कर नहीं पाते हैं, तो ये गलत है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं सरकार से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील करूंगा, ये जो भी स्टोर निकालते हैं उनको बाय वे कर रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, और यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो उस पे जो है 420 का केस इस पर क्लियर बन रहा है कि आप जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, आज क्या हो गया है, एक होड़ हो गया है, इसके लिए जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें जो संविधान निर्माता थे उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 39 में जब ये वेलफेयर के लिए स्टेट को प्रोविजन दे रहे थे तो उसके साथ साथ एक गाइडलाइन बनाए थे, और उन्होंने बनाया था कि एक जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होना चाहिए जो आप ये स्टेट को करना चाहिए, कहां कहां वेलफेयर में किस तरह से आप वेलफेयर स्कीम लाइएगा, उसका एक पॉलिसी बनाया गया था। और पॉलिसी में जो मेन रखा गया था वो बच्चों के लिए और महिला के लिए जो इक्वल राइट दे,
उसके लिए था कि जो कोई गरीब आदमी है या खाना नहीं है उसको आप खाना की सुविधा करवाइए, शिक्षा का समानता दीजिए, यदि कोई नहीं है तो उसको शिक्षा दीजिए, बीमारी का दीजिए, इस तरह से जो कई मापदंड था उसमें दे दिया। देखिए अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ये फ्रीबी का जो मुद्दा आया हुआ है वो 2022 में आया था, उसमें रमन्ना साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसमें अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में काफी डेटें लगी उसमें, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था कि इसको क्यों नहीं एक कमेटी बनाया जाए, और उस कमेटी में जो इंडिया जो प्लानिंग का जो चीफ रहेंगे, इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहेंगे, उसमें स्टेट जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि रहेंगे, और इस तरह से जो यहाँ पर हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके चीफ को बना करके एक कमेटी बनाइए, और ये बनाइए कि कौन सी पार्टी किस तरह से आप लुभावनाएं या किस तरह का फैसिलिटी का वादा कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप कल होकर के वादा कर दीजिए कि हम चांद ला करके दे देंगे। अब जो स्कूटी जो दे रहे हैं, स्कूटी वो अपने पॉकेट से तो दे नहीं रहे हैं, मोबाइल पैसा नहीं दे रहे हैं, वो एक आराम गृह बना रहे हैं, वो आराम का साधन दे रहे हैं। तो उनका एक पैसा जो हमारा मेहनत का कमाई का है, जो हम इनकम टैक्स में देते हैं, तो देखिए हम अपने बच्चों को पेट काट करके उसमें देते हैं जो जमा करते हैं, और उसको हम जो है बंदर बांट कर देते हैं, तो उसको एक बैलेंस देंगे। देखिए आप जो सरकार में है वो एक तरह से जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, तो जनता का प्रतिनिधि का यह मतलब नहीं होता है कि बंदर के हाथ में हम डमरू दे दिया और वो पता चला कि वो बजाते रहे। अब मैक्सिमम जो सरकारें हैं यही काम कर रही है। दिल्ली की सरकारें देखिए किस तरह से जो है, क्योंकि प्रमोद जी इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, लगता है उनके घर की है। हाँ बिल्कुल प्रमोद जी, जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, कोई कमेटी नहीं बैठेगी, आप जो वादे कर रहे हैं कम से कम उन्हें पूरे कीजिए ना। जनता का भरोसा अगर आप इतना जीतने वाले हैं तो उन वादों को पूरे कीजिए। आपने सुहाने सपने दिखाए और जब आप गद्दी पर बैठे तो आप ये भूल चुके हैं कि जनता से वादे ही क्या किए थे हमने। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जो मुद्दा आया हुआ है उसको जो नोटिस हुआ है इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। राज्य सरकार जो फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उनको दिया गया है कि आप किस तरह से जो है रेवड़िया बांटिएगा, उसका एक मापदंड बनाई। तो एक मापदंड और उसको एक डिफाइन करेंगे। वेलफेयर का क्या होता है डिफिनीशन, एंड फ्री बी का डिफिनीशन हुआ, इसका पूरा एनालिसिस किया गया। क्योंकि अब ये देखिए कोई भी चीज जब सर के ऊपर से बढ़ने लगता है, पानी जब बढ़ने लगता है तो उसमें होता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आचार संहिता लगती है उस दौरान हमने देखा है कि आप कोई भी वादे या कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का भी हक बनता है कि अगर वो इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं इस दौरान तो उन पर कड़ा एक्शन लिए, इतना हक तो है ना इलेक्शन कमीशन के पास में। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कहा, पहले में कहा कि जो आप जो चुनावी संहिता बनाते हैं आप उसका है जो आप अनाउंस करते हैं, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक चुनावी वादा का घोषणा करते हैं, तो उस चुनावी वादा को इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए कि आप बाय वे ऑफ एफिडेविट में दीजिए। बिल्कुल। और यदि नहीं करती है तो इसमें जनता का राइट होना चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी पर मुकदमा करे, क्रिमिनल मुकदमा करे, क्योंकि आपने वादा खिलाफी किया है। यदि हम आपसे कहते हैं कि हम आपको 5,000 रुपया दिए या लिए हैं तो करते हैं तो हम पर 420 का केस होता है, हम चीटिंग कर रहे हैं, तो जनता को चीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे जो पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं ये अपने दामन बचाने के लिए, कानून से बचने के लिए बहुत सारे उपाय निकाले। बिल्कुल बिल्कुल कानून को तोड़ते बिल्कुल प्रमोद जी वापस लौटूंगी। आकाश जी, जिस तरीके से राज्यों में कर्जा बढ़ रहा है, विदेशों से भी कर्जा लिया जा रहा है, कितनी मार झेलनी पड़ेगी जनता को। एक तरफ तो आप महंगाई बेरोजगारी की बात करें, दूसरी तरफ अपने चुनावी वादों के लिए जनता को ही पीस रहे हैं। आज वादों की बात कर रहे हैं, कल उन पर टैक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो क्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात नहीं पैदा हो जाएंगे भारत के अंदर जिस तरीके से चुनावी वादे हो रहे हैं? देखिए जिस भी राज्य ने कर्जा लिया हुआ है, मैं किसी स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं कर रहा, जो भी राज्य जिसने कर्जा लिया हुआ है, अब उसमें सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि राज्य की जो टैक्स की कमाई होती है उसका एक बड़ा कंपोनेंट कर्जे के इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। तो कर्जा लेने का सबसे पहला नुकसान तो आज की जनरेशन को ही है। कर्जे का हमेशा नुकसान गिनाया जाता है कि आने वाले समय में बच्चों के ऊपर क्या नुकसान पड़ेगा। आज की जनरेशन के लिए नुकसान ये है कि बड़ा कंपोनेंट एक इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। जब एक बड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट के रूप में चला गया तो जाहिर सी बात है लोगों के वेलफेयर के लिए आपके पास पैसा बहुत कम बचा। मैंने बार बार जो है नेशनल चैनल्स पे ये सजेशन दिया और आपके प्लेटफॉर्म पे देना चाहूंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल का मानना है
कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर रिलीज करे, डॉक्यूमेंट रिलीज करे कि इतना कर्जा हमारे पास है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से कर्जे को रिड्यूस किया जाएगा। और हर 6 महीने बाद अपना वो परफॉर्मेंस रिव्यू दें, परफॉर्मेंस रिव्यू ताकि सामने रखें, एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि कितना कर्जा हमने रिड्यूस किया और आगे कर्जा रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर कोई फ्री भी जो है अनाउंस करते हैं तो वो भी बताया जाए कि वो फ्री भी क्या अनाउंस की गई है, उसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। बिल्कुल। और स्टेट आकाश जी, समय के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या कोई से भी चुनाव हो, हर एक पार्टी की तरफ से मुफ्त की रेवड़ी जिसे नाम दिया गया है, हर एक वादे को लेकर इस दौरान मैनिफेस्टो जो है उसमें दिया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन क्या ये जो पार्टियां हैं ये सोच पाती हैं कि आज जिन वादों को पूरा करने के लिए आप जनता के बीच में तमाम बातें रख रहे हैं, क्या उसका बोझ आने वाले समय पर जनता पर नहीं पड़ेगा? क्या वो टैक्स की मार से इस दौरान बच पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो वाकई में ये पैदा करते हैं कि वादे तो हो जाते हैं, लेकिन क्या इन वादों से कितना कुछ नुकसान होता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।